जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से हमारे जो ह्यूमन बीइंग में जो फूड होता है या वाटर होता है या ऑक्सीजन होता है, इसको किस तरीके से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट किया जाता है, उस सिस्टम को हम समझेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट होता है वो रिमूवल किस तरीके से होता है, उस सिस्टम को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलेशन सिस्टम की। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। रेस्पिरेशन एक फिनोमिना है जिसके जरिए हम रेगुलर बेसिस पे ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करते हैं। तो वहां पर हमने समझा था उस चैप्टर में कि व्हाट इज द नीड ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं। एक स्मॉल यूनिट होती है जिसको हम सेल्स कहते हैं। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। ये सेल्स जो होते हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फंक्शनल यूनिट होते हैं। सभी सेल्स का परफॉर्म फंक्शंस जो होता है अलग अलग होता है। किसी सेल का फंक्शन कुछ और होता है, किसी सेल का कुछ और होता है। तो ये सेल अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था कि द सेल नीड्स एनर्जी। उनको एनर्जी की जरूरत होती है, तभी वो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। और वो एनर्जी उन्हें कहां से मिलती है? वो एनर्जी उनको मिलती है फूड से, जो फूड हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं। ये जो एनर्जी होती है ये इस फूड के अंदर स्टोर होती है। मैंने आपको बताया था कि इस फूड की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए इस फूड को ब्रेक डाउन होना पड़ता है। मतलब फूड का ब्रेक डाउन होता है कहां पे? सेल्स में। और ये जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसीलिए ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई जरूरी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि फूड का ब्रेक डाउन हो और उससे जो एनर्जी मिले उसी से वो सेल्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर सके। सिर्फ एनर्जी ही नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बाहर निकलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक्सेल होता है, जैसे ऑक्सीजन इनहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक्सेल होता है। तो ये जो मैंने आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस बताई थी, इसमें मैंने आपको एक स्टोरेज प्लेस बताया था। मतलब जो हम नाक से जो सांस लेते हैं या जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एक जगह स्टोर होता है। वो जगह कौन सी थी? वो होता है हमारा लंग्स, जिसे हम फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ा कहते हैं। ये जो ऑक्सीजन होता है ये जा करके यहाँ लंग्स में स्टोर हो जाता है। अब इसको ट्रांसपोर्ट करना, इसको हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स पे ट्रांसफर करने का काम, यही सर्कुलेशन सिस्टम है। मतलब कि ऑक्सीजन को हर सेल से, देखिए ये जो फूड का ब्रेकडाउन होता है ये कहां होता है? ये फूड का जो ब्रेकडाउन होता है या जो रिएक्शन होता है वो कहां होता है? वो सेल्स में होता है। क्लियर? अब सेल्स से सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, क्योंकि ऑक्सीजन कहां पे है? लंग्स में है। तो ये सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम और सेल्स से जो रिएक्ट होकर के जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है उसको वापस से लंग्स तक पहुंचाने के काम में ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन सिस्टम। क्योंकि ये जो सेल है यहां पर फूड का ब्रेकडाउन होगा,
फूड का ब्रेकडाउन होगा तो वो किस में चेंज होगा, एनर्जी में चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ला करके और फिर उसको बाहर निकालना, और ऑक्सीजन को अंदर लंग्स से और बाकी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम का काम जो होता है, यही सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इसी को बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, या जो सबसे बड़ा जो बेसिकली सर्कुलेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक तो होता है हमारा ब्लड, और दूसरा होता है हमारे ब्लड वेसल्स। यहां पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, यहां पर आपको ये नजर आ रहा होगा, ये हमारा हार्ट है। क्लियर? ये हमारा हार्ट है, और ये सारे क्या हैं, ब्लड वेसल्स। ये सारे क्या हैं, ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत होती है, ब्लड और ब्लड वेसल्स। क्लियर? अब यहां पर आपको दो तरीके की यहां पर आपको कलर की जो है पाइप्स नजर आ रहे होंगे। हर जगह आपने देखा होगा कि दो तरीके के पाइप्स हैं, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। क्लियर? तो ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेन्स, और ये जो रेड कलर का है इसको बोलते हैं आर्टरी। अभी आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्कुलेशन सिस्टम, कि किस तरीके से ऑक्सीजन बॉडी से लंग्स के बाद दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से वापस ला करके इसको लंग्स में भेजा जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। क्लियर? देखिए, ब्लड बेसिकली होता क्या है। ब्लड एक हमारा फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी, ये जो नसें होती हैं, इनके अंदर से जो होता है आपका ब्लड फ्लो करता है। इसीलिए आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई कट आ जाता है तो आप देखते हैं कि तुरंत वहां से ब्लड फ्लो होने लगता है, क्योंकि ब्लड क्या है, अंदर ये जो पाइप है, ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं, इसके अंदर से फ्लो करता है। क्लियर? तो ब्लड एक फ्लूइड है जिसका काम होता है, सबसे पहला काम, ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक पहुंचाने का काम ये ब्लड करता है। मैंने आपको बताया था, नाक से ऑक्सीजन कहां जाता है, लंग्स में। लंग्स से फिर ये बाकी सेल्स में ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाता है। क्लियर? इसके अलावा जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैंने आपको पढ़ाया था, डाइजेस्टेड फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको भी अदर पार्ट्स में भेजने का काम भी ब्लड करता है। क्लियर? अब मैंने आपको क्या बताया, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। क्लियर? और ये जो रिमूवल होता है वेस्ट का, बॉडी के अंदर जो रिमूवल होता है वेस्ट का, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का होता है। क्लियर? अब ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सारे काम ब्लड कर पाता है। मतलब एक तो ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने का काम, फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अदर बॉडी पार्ट्स तक भेजने का काम, इसके अलावा जो हमारे वेस्ट हैं उनको बॉडी से रिमूव करने का काम। तो ये सारे काम ब्लड कर कैसे लेता है? तो ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है? तो ब्लड के अंदर हमारे एक फ्लूइड होता है, मतलब ब्लड के अंदर, ब्लड इज अ फ्लूइड, ठीक है, बट ब्लड के अंदर एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्लियर? ये जो प्लाज्मा होता है, इसी प्लाज्मा के अंदर
डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं। देखिए ब्लड, देखिए मैंने अभी आपसे ये यहाँ पे जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड ये सब कर कैसे लेता है, ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है। तो बेसिकली ब्लड के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। बेसिकली हमारे ब्लड में 3 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। क्लियर, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये 3 तरीके के कंपोजिशन होता है हमारे ब्लड का। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये ब्लड का कंपोजिशन होता है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, इसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल। इसको क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। क्लियर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इस आरबीसी की, क्लियर, तो बेसिकली इस आरबीसी में होता क्या है। इस आरबीसी में एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। क्लियर। जो क्या करता है हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन को अपने अंदर समा लेता है, मतलब ये बाइंड कर लेता है ऑक्सीजन को और उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। मतलब एक्चुअल केस में अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो काम करता है, मतलब अपने साथ जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, वो एक्चुअल में ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो लेके जाता है। इसीलिए कभी भी बॉडी में जब भी कभी हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो वो काफी सीरियस एस्पेक्ट होता है। बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा तो फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा और हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो इट इज द हीमोग्लोबिन विच इज बाइंड्स विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर। और ये बहुत डिफिकल्ट होगा ऑक्सीजन को एफिशिएंटली अगर बॉडी में भेजना है विदाउट हीमोग्लोबिन, अगर उसमें हीमोग्लोबिन नहीं। ठीक। और हमारा जो ब्लड है, आप कभी भी देखेंगे, आपने देखा होगा कि जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। वाई इज दिस द ब्लड इज अ रेड कलर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड को रेड कलर इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है या हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में बेसिकली होता क्या है, हीमोग्लोबिन होता है जिसकी मदद से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी बेसिकली होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, ये होता है हमारा डब्ल्यूबीसी। ठीक है। ब्लड के अंदर ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, ये एक्सक्यूज मी, ये फाइट करता है अगेंस्ट जर्म्स। मतलब कि ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ये फाइट करता है अगेंस्ट जर्म्स, अगेंस्ट जर्म्स। हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करने का, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं उसको वहीं पर फाइट करके रिमूव करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। तो एक था हमारा आरबीसी, एक था हमारा डब्ल्यूबीसी। अब इसके अलावा ब्लड में एक और कंपोनेंट भी होता है जिसको प्लेटलेट कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट।
ये एक अलग टाइप का सेल होता है। आपने कभी नोटिस किया हो कि कहीं पर भी अगर आपको कट लग जाता है तो थोड़े टाइम तक वहां से ब्लड फ्लो करता है, लेकिन आप देखते होंगे कुछ टाइम के बाद वहां पर खून जम जाता है। आपने देखा होगा, आपको कभी भी चोट लगी होगी तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद खून जो होता है वो मतलब फ्लो होना बंद हो जाता है। तो वो बेसिकली होता क्या है कि एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है। क्लियर? तो ये जो क्लॉट होता है वो इसी सेल के कारण से होता है, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इसीलिए तीन तरीके के सेल्स ब्लड में पाए जाते हैं। एक होता है आरबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी मदद से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, जो हमारे शरीर में जर्म से लड़ता है। और तीसरा जो होता है जिसके कारण क्लॉट फॉर्म होता है, वो होता है हमारा प्लेटलेट्स। तो ये बेसिकली ब्लड का एक ओवरव्यू था। क्लियर हो रहा है आपको? तो ब्लड में क्या है, ब्लड क्या होता है, ये आपको समझ में आया? क्लियर? अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ठीक है? देखिए, ब्लड वेसल्स वो पाइप्स हैं जिसके जरिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। क्लियर? अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स हैं। अगर आप यहाँ पर ब्लड वेसल्स को ध्यान से देखें तो आपको इस पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में दो तरीके के सेल्स दिख रहे हैं। एक है रेड कलर का, एक है ब्लू कलर का। आपको नजर आ रहा है? क्लियर? तो बेसिकली यहां पर दो अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल्स क्यों हैं? भाई, दो अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल्स क्यों हैं? क्योंकि यहां पर आप समझें कि इन ब्लड वेसल्स का काम सिर्फ ऑक्सीजन को ले जाना नहीं है, इन ब्लड वेसल्स का काम कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाना है। क्योंकि रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर भी निकलता है। मतलब कि यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। तो चूंकि ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ब्लड के साथ मिक्सिंग ना हो जाए, इसीलिए हमारी बॉडी में दो तरीके के ब्लड वेसल्स हैं। एक ब्लड वेसल ऑक्सीजन को कैरी करता है और दूसरा ब्लड वेसल कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिक्स ना हो। इसीलिए आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपको दो तरीके की ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं। एक ब्लू ब्लड वेसल है, एक रेड ब्लड वेसल है। तो यहां पर ये जो ब्लू वाली ब्लड वेसल है, इसको बोला जाता है वेन्स। इसको क्या बोला जाता है? वेन्स। और ये जो रेड वाली है, इसको क्या बोला जाता है? आर्टरी। इसको क्या बोला जाता है? आर्टरी। तो इसीलिए चूंकि हमारे यहाँ ब्लड को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। पहला होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेन्स। तो दो तरीके के ब्लड वेसल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक आर्टरीज और एक वेन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो ये आर्टरीज का बेसिकली काम होता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, मतलब कि ये आर्टरी से कौन सा ब्लड पास होता है? जो ऑक्सीजन रिच है। जो क्या है? ऑक्सीजन रिच है। ठीक है? ये हार्ट से, लंग से ये ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से फिर ये पंप हो करके अदर पार्ट्स में जाता है। मतलब हार्ट से ये बॉडी, अदर बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो ये आर्टरी ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। और ये जो वेन्स होती है, ये उस ब्लड को ले जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये क्या होता है? अदर बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आती है और हार्ट से किस तरफ जाती है? लंग से होते हुए हमारे नाक से बाहर निकल जाती है। तो क्लियर हो रहा है आपको? तो बेसिकली दो तरीके की ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पर ये पूरा जो डायग्राम आपको स्केमेटिक डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, ये पूरा आपको बता रहा है किस तरीके से हमारे अंदर का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो वर्क करता है। क्लियर?
मैंने आपको बताया था कि एक आर्टरी होती है, एक वेन्स होती है। क्लियर? आर्टरी कौन सी होती है? जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर के जाती है और अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करती है, और जो वेन्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाती है और उसको बॉडी पार्ट से हार्ट, हार्ट से फिर लंग्स और लंग्स से फिर नोज के थ्रू बाहर। तो आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया? क्लियर? यहाँ पर इसका स्केमेटिक डायग्राम भी दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर हार्ट के बारे में दिया हुआ है। अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर? इसमें ये आर्टरी दिया हुआ है, ये वेन्स दिया है, ऑक्सीजन यहाँ से आता है, यहाँ से कैपिलरीज के थ्रू ये क्या होता है, अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर किया जाता है। फिर जो अदर बॉडी पार्ट्स में रिएक्शन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो यहाँ से कैपिलरीज में आता है, कैपिलरीज से ये हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स की तरफ जाता है और वहां से फिर ये नोज से बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिकली ऑक्सीजन का अंदर आना और उसके बाद उसको बाकी जगह ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर से बाहर आना, ये पूरा जो सर्कुलेशन सिस्टम है ये दो ही चीजों की मदद से होता है। एक हमारा ब्लड है, दूसरा हमारा ब्लड वेसल्स। क्लियर? क्लियर है आपको ये? ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर जो नोट्स लिखा है बेसिकली वही चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा पीपीटी से, और इसमें जो भी चीजें आपको डाउट उठेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। आई विल देन एक्सप्लेन इट टू यू। तो ये था हमारा पूरा सर्कुलेशन सिस्टम जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। अब हम बात करते हैं हार्ट की। ये है हमारा हार्ट। क्लियर? देखिए हार्ट वो ऑर्गन है, ऑर्गन हमारे ह्यूमन बॉडी का, जो एक पंप की तरह एक्ट करता है। आपने देखा होगा, आप कभी दिल की आवाज सुनिए, दिल धड़कता रहता है, धक धक करता रहता है, तो वो बेसिकली है क्या? हार्ट एक पंप के रूप में काम करता है जो कि ब्लड की सप्लाई को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। क्लियर हो रहा है आपको ये? तो हार्ट बेसिकली वो ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली वो पंप करता रहता है। क्लियर? किस कारण से होता है? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके कारण, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब्सटेंस जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर? नाउ आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा पंप, हमारे शरीर में एक ऐसा पंप है जो सालों साल से काम करता है विदाउट स्टॉपिंग, क्योंकि अगर ये रुक गया तो समझ लीजिए कि जीवन रुक गया। क्लियर? तो यहां पर अगर हम थोड़ा हार्ट के बारे में समझें तो हार्ट बेसिकली हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। हमारी जो चेस्ट की कैविटी होती है, सीने की जो कैविटी होती है, उसमें हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब इसका जो लोअर टिप होती है, इसकी जो लोअर टिप होती है, आप ये देखेंगे वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है टुवर्ड्स द लेफ्ट। बाईं तरफ थोड़ी सी क्या होती है, वो टिल्टेड होती है। अब यहां पर अगर आप, जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है, ठीक है, वो ब्लड पे एक तरफ तो ब्लड के ऑक्सीजन होता है और दूसरी तरफ ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब यहां पर क्या होता है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन है या ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, वो मिक्स ना हो, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आर्टरीज होती है और एक वेन्स होती है। तो इसीलिए हार्ट में भी, जो हमारे हार्ट होते हैं, हार्ट है, उसमें भी 4 चैम्बर्स दिए हुए, उसमें भी क्या दिए हुए हैं, 4 चैम्बर्स। अगर आप देखें यहां पर अपर 2 चैम्बर्स को, तो ये जो अपर 2 चैम्बर्स हैं इनको बोला जाता है एट्रियम। ये होता है लेफ्ट एट्रियम और ये होता है राइट एट्रियम। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको,
ये क्या है राइट एट्रियम और ये क्या है लेफ्ट एट्रियम। और सिमिलरली जो नीचे के जो हमारे जो चेंबर होता है, जो नीचे का जो चेंबर होता है, उसमें आप देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो कौन सा होता है राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियस होते हैं एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम एक राइट एट्रियम, और दूसरा जो होता है वो होता है वेंट्रिकल्स, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एक होता है राइट वेंट्रिकल। क्लियर। अब यही जो पार्टीशन होता है चैम्बर्स के बीच में, इसी कारण से आराम से ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का वो मिक्सअप नहीं हो पाता। क्लियर, वो मिक्सअप नहीं हो पाता। क्लियर। तो बेसिकली हार्ट का जो फंक्शन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये हार्ट भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, कारण क्योंकि हार्ट ही पंप करता है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में। क्लियर हो रहा है आपको हार्ट के बारे में? क्लियर। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में। देखिए, आप लोगों ने जब भी कभी आप किसी भी डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए जाइए, भगवान ना करे जरूरत पड़े, लेकिन अगर जाना पड़े तो आप उसके पास डॉक्टर्स के पास एक देखते हैं, एक स्टेथोस्कोप उसके गले में लटका रहता है। वो स्टेथोस्कोप क्या करता है बेसिकली, वो आपकी हार्ट बीट को मेजर करता है या आपकी हार्ट बीट को चेक करता है। देखिए, हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है। क्लियर। तो अब चूंकि ये जो हार्ट जो बना है, यहां पर आपको जो हार्ट नजर आ रहा है, ये जो जितने भी चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर्स को एक मस्कुलर फॉर्म में कवर किया गया हुआ है। आप देखेंगे हार्ट में क्या होता है, मसल्स फॉर्म में ये क्या चैम्बर्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो इसी कारण से यही जो मसल्स होती हैं हार्ट के, वो एक्सपांड करती हैं और कॉम्प्रेस होती हैं, एक्सपांड करती हैं और कॉम्प्रेस होती हैं। इस तरीके से हमारा हार्ट जो होता है वो पंप करता है। तो अगर आप यहाँ पर समझें तो ये जो वॉल्स होती हैं हार्ट की, वो मसल्स की बनी होती हैं। यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, यही कॉन्स्टिट्यूट करता है एक हार्ट बीट। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होकर के फिर रिलैक्सेशन में आ जाना, मतलब एक हार्ट बीट। क्लियर है। और ये जो हार्ट बीट होती है, ये जब तक हम जीवित रहते हैं, कंटिन्यूस एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, अगर आप सो भी रहे हैं, क्लियर, तो भी आपकी हार्ट बीट चल रही है। क्लियर होता है, क्लियर हो रहा है आपको? और डॉक्टर जो फील करता है हार्ट बीट, उसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये देखिए स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, ये डॉक्टर्स के पास होता है, और इसी की मदद से वो हार्ट बीट को चेक कर लेते हैं कि आपकी हार्ट बीट ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। क्लियर। तो ये चीज क्लियर हुई आपको? तो ये था हमारा हार्ट और हार्ट बीट के बारे में। क्लियर। और अगर आप नॉलेज के लिए अगर आप कुछ जैसे अगर जानना चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ें आप पता कर सकते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो उसकी हार्ट बीट जो होती है, वो उसका जो रेंज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 72 टू 80 होता है पर मिनट। 72 टू 80 होता है पर मिनट। क्योंकि देखिए बेसिकली जो हार्ट बीट होती है, ये बेसिकली होती क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और फिर से रिलैक्सेशन, ये जो कंटिन्यूअसली ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इसको 1 मिनट तक कितना होता है, दैट इज हार्ट बीट, दैट इज हार्ट बीट। तो बेसिकली हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, या फिर अब सॉरी, या फिर हमारा हार्ट अगर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली जो
हार्ट बीट होती है वो अराउंड 72 to 80 होती है। क्लियर हो रहा है आपको ये? 72 to 80 ये हमारी क्या होती है, हार्ट बीट होती है। आई होप कि आपको ये पूरा हार्ट बीट सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया होगा। यहाँ से हमारा यहाँ पर आकर के हमारा सर्कुलेशन सिस्टम खत्म होता है। देखिए मैं देखिए क्लास सेवेंथ, एक्चुअली हम लोग क्लास सेवेंथ की बुक पढ़ रहे हैं, तो क्लास सेवेंथ में एक्चुअल में जितना दिया हुआ है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी यही चैप्टर या यही सर्कुलेशन सिस्टम हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हायर क्लासेस की तरफ जाएंगे, मतलब एट्थ की, नाइन्थ की और टेंथ की बुक्स पढ़ेंगे। तो वहां पर हम एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पर ये जो हार्ट में किस तरीके से, अभी तो मैंने आपको हार्ट के बारे में सिर्फ आउटर आउटर इंट्रोडक्शन दे दिया। क्यों? क्योंकि क्लास सेवेंथ की बुक में सिर्फ इतना ही है। ठीक है? उसके बाद जब हम लेटर क्लासेस को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हम हार्ट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्लड का सप्लाई होता है। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हायर क्लासेस में इसको समझेंगे। अब हमारा आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखिए बहुत सारा वेस्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ब्लड्स में। क्लियर? जिसको रिमूव करना पड़ता है फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? इसके लिए एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ब्लड को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। क्लियर? तो ये जो मैकेनिज्म होता है, ठीक, ये कौन करता है? हमारे ह्यूमन बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे हम किडनी कहते हैं। ये देखिए, ये आपको किडनी नजर आ रही है। यहाँ पर हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है। क्लियर? तो ये जो किडनी होती है इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, क्योंकि बेसिकली जो वेस्ट प्रेजेंट होता है वो किस में होता है? ब्लड में होता है। क्लियर? तो उन वेस्ट को रिमूव करना है तो सबसे पहले तो हमें उस वेस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो सबसे पहली कड़ी होती है एक्सक्रीशन सिस्टम में, वो होती है हमारी किडनी। हमारी किडनी। नाउ व्हेन द ब्लड रीचेस द किडनी, मतलब ये जो ब्लड होता है जब किडनी पे पहुंचता है तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, एक यूजफुल भी होते हैं और अनयूजफुल भी होते हैं। मतलब 2 तरीके के सब्सटेंस होते हैं ब्लड के अंदर, एक यूजफुल होता है और एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है। क्लियर? ये जो यूजफुल सब्सटेंस होता है इसको वापस एब्जॉर्ब करा दिया जाता है बैक इनटू द ब्लड, और जो वेस्ट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर के साथ और वो यूरिन के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा आपको रेगुलर बेसिस पे यूरिन आती है। क्लियर? यूरिन कैसे आती है? क्योंकि वो जो फूड आइटम में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड के थ्रू किस में आ गए हैं? ब्लड के थ्रू किससे आ गए हैं? डिसॉल्व हो गए वाटर में और उसके थ्रू यूरिन में आ गए। क्लियर? नाउ किडनी से लेकर के यूरिन तक पहुंचने के लिए यहां पर एक ब्लैडर बना होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। कौन सा ब्लैडर होता है ये? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक? यहां पर किडनी के साथ एक ट्यूब लगी होती है, मतलब किडनी के साथ यूरिनरी ब्लैडर को ज्वाइन करने के लिए एक ट्यूब लगी होती है जिसको बोला जाता है यूरेटर। ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है? तो ये जो ट्यूब होता है ये कौन सा होता है? यूरेटर। ठीक है? अब ब्लैडर में स्टोर होने के बाद, ठीक है, इसको वापस से यूरिनरी ओपनिंग में भेज दिया जाता है जो कि एक मस्कुलर ट्यूब की तरह होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या होता है? यूरेथ्रा। जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उससे जुड़ी होती है और उससे फिर ये नीचे ओपनिंग लगी होती है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ओपनिंग। यूरिनरी। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा बॉडी से वेस्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम।
जिसमें ये किडनी, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा या यूरिनरी ओपनिंग, ये सब मिला करके क्या सिस्टम बनाते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट होता है, जो भी हार्मफुल होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अगर मैं एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करूं, मतलब एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो वो पर डे वन से लेकर के मीन्स 1 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 1.8 लीटर तक यूरिन करता है पर डे। 1 लीटर से लेकर के 1.8 लीटर तक यूरिन करता है 24 आवर्स में। ठीक है। अब इस यूरिन में बेसिकली जो कंसिस्ट होता है वो होता है 95% वाटर। 95% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। इसके अलावा जो 2.5% होता है, 2.5%, वो यूरिया होता है। 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है। और 2.5% जो होते हैं अदर वेस्ट होते हैं। 2.5% जो होते हैं वो अदर वेस्ट होते हैं। ये यूरिन का कॉम्पोजिशन होता है। वो यूरिन जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.8 लीटर यूरिन 24 आवर्स में एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग करता है। तो यहाँ पर आकर के आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। क्लियर। इसमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी मैंने वही चीज़ें लिखी हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे आपको मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम जब बात करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा वो एनिमल्स के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है प्लांट्स के बारे में। क्लियर। देखिए मैंने आपको जब प्लांट्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर हो या मिनरल्स हो, ये कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। ये बेसिकली प्लांट से कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स। मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उसमें जो सबसे नीचे होता है वो होते हैं, जो जमीन के अंदर धंसा होता है वो होता है प्लांट का रूट। तो जो भी जमीन के अंदर से वाटर मिलता है या जो मिनरल्स मिलते हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट का रूट्स। अब इन रूट्स के अंदर रूट हेयर होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, रूट के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, जो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, ये रूट हेयर जो करता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। क्लियर। तो ये जो रूट हेयर होता है वो वाटर के कांटेक्ट में आता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। मतलब जो मिट्टी होती है उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है, ये जब रूट हेयर उसके कांटेक्ट में आता है। क्लियर। तो ये रूट हेयर के थ्रू ही वाटर जो होता है वो प्लांट्स में ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर एक पाइप लाइक वेसल होता है जिसके मदद से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये देखिए ये बना है, ये जो पाइप होता है इसको स्टेम कहते हैं, ये हर पेड़ में होता है। ठीक है, ये पेड़ की क्या है, ये रूट्स हैं पेड़ की। ठीक है। यहाँ पर वाटर मिनरल्स जो होते हैं वो रूट से इस पाइप के ही थ्रू कहाँ जाते हैं, ऊपर हमारे लीव्स में जाते हैं। जो लीव्स होती हैं हमारे यहाँ की, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, वहां तक इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्लियर। अब ये जो लीव्स होती हैं यहां पर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज सन की लाइट, जिसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। अब प्लांट्स किस तरीके से अपना घर बना सॉरी अपना खाना बनाते हैं हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहां डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो ये चीज क्लियर हो रही है आपको। तो ये जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो हमारे जो मिनरल्स हैं, वाटर है, तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं पेड़ की पत्तियों तक।
और ये किसके थ्रू की जाती हैं? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टेम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टेम कहते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्लियर, ये बेसिकली रूट हेयर के कारण होता है। रूट में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जो वाटर में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर ये रूट हेयर सॉइल के कांटेक्ट में आता है और वाटर जो होता है वो रूट से कहाँ जाता है? लीव्स पर। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर प्लांट्स के अंदर भी एक पाइप लाइक वेसल है। ये जो वेसल आपको नजर आ रही है पाइप लाइक, ताकि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ये जो वेसल्स होती हैं ना, ये जितनी भी वेसल्स होती हैं, ये एक खास तरीके के पर्टिकुलर टिश्यू से बनी होती है। ये जो हमारी जो भी ये जो मतलब प्लांट्स की ये जो पाइप लाइक वेसल है, जो कि एब्जॉर्ब करती है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल, द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वस्कुलर सेल, जिसको हम वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। आई एम सॉरी, ये एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू। इसको क्या बोला जाता है? वस्कुलर टिश्यू। क्लियर? ये जो टिश्यू होता है इसमें कई सारे सेल्स होते हैं जिनका अपना स्पेसिफाइड फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं। ये जो वस्कुलर टिश्यू होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजम्स के लिए, या जो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स में, इसी को जो आई एम सॉरी, ये जो वस्कुलर टिश्यू है जिसके कारण वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसी को बोला जाता है जाइलम। ये सब नाम याद रखिएगा। ये जो वस्कुलर टिश्यू है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जो फूड है, मिनरल्स हैं और वाटर जो है वो लीव्स को ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर? और ये जिन टिश्यूज की मदद से होता है उसको बोलते हैं जाइलम। क्लियर? जाइलम एक नेटवर्क ऑफ चैनल है जिसके जरिए वो रूट्स को लीव्स के साथ कनेक्ट करता है थ्रू स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस, और इस तरीके से वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंटायर प्लांट में। क्लियर? अब इसके अलावा भी, मतलब ये तो क्या हुआ, जाइलम क्या हुआ? जाइलम मतलब वो वस्कुलर टिश्यू जो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, आई एम सॉरी, जो कि मिनरल्स और वाटर को सप्लाई कर रहा है फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। इसके अलावा एक और वस्कुलर टिश्यू भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स भी क्या होते हैं, प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? लीव्स पे बनाते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जब वो खाना बन गया तो उसके बाद उस खाने को भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना अदर पार्ट्स में। भाई सिर्फ नीचे के मिनरल्स या वाटर से नहीं होगा, जो खाना प्लांट बनाता है उसको भी डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए एक अलग से वस्कुलर टिश्यू चाहिए। तो मतलब यहाँ पर भी दो, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में दो तरीके की आर्टरीज और वेन्स, दो तरीके के ब्लड वेसल्स होते थे, वैसे ही यहाँ पर भी जो वस्कुलर टिश्यू है वो एक तो है जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, और लेकिन जो दूसरा है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसको जो बोला जाता है उस वस्कुलर टिश्यू को बोला जाता है फोलम। उस वस्कुलर टिश्यू को क्या बोला जाता है? फोलम। क्लियर? तो इसीलिए प्लांट्स के अंदर, जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आर्टरीज और वेन्स होती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जाइलम और फोलम होता है जिसके जरिए वो ट्रांसपोर्टेशन करते। क्लियर हो रहा है आपको? ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको? ठीक। अब इसमें एक और फिनोमेना भी होता है जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें एक और फिनोमेना भी होता है जिसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एनिमल्स में जैसे कुछ चीजें होती हैं जो वेस्ट के रूप में होती हैं, मतलब एनिमल्स में भी होता क्या है कि जितना फूड या जितना एनर्जी उन्हें
इनहेंस करनी थी वो उन्होंने कर ली, उसके बाद जो बच गया वो सारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, जो कि बाहर निकल जाता है। ट्रांसपिरेशन प्लांट में भी एक चीज होती है कि प्लांट बेसिकली मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल। ठीक, अब वो सारी वाटर का यूटिलाइजेशन नहीं करता, कुछ वाटर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है थ्रू लीव्स। आपने मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आप एक पेड़ की पत्ती लीजिए और उस पत्ती को पन्नी से बांध दीजिए, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो पन्नी अंदर से गीली हो चुकी होगी। कारण क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो जो वाटर इस्तेमाल नहीं करते वो अपने उससे हटा करके वो लीव्स के थ्रू बाहर करवा देते हैं, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आकर के ये सब चीज़ें दी हुई हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आकर के हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं आपसे फिर वही चीज़ें कह रहा हूँ, ये जो हम लोग जितना भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये बेसिक लेवल है, अभी इसका एडवांस लेवल हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। 8th 9th 10th की जब साइंस की बुक पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, क्लियर। इसीलिए मैं आपको क्लास 6 की साइंस से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका धीरे 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 एक बेस तैयार हो जाए। जब आपका एक बेस तैयार हो जाएगा तो आपको हायर क्लासेस की साइंस समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम नाउ, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।